हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड आज का क्लास जो है बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बिकॉज टुडे वी आर गोना डू विद केटीजी, दैट इज योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेटा आज हम इसको वन शॉट में खत्म कर रहे होंगे, जैसे बाकी चैप्टर्स को हमने किया हुआ है। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करिए एंड से दैट हाउ यू आर स्टडीइंग योर फिजिक्स। ओके, तो बेटा ये जो चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर तो है नहीं। फॉर्मुलेस थोड़े हैं इसके अंदर, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और जो है बहुत सारे आपको थियरी वाले जो टर्म्स हैं, डेफिनेशंस वगैरह आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये जो है चैप्टर लेके आया हूं, और इस चैप्टर के अंदर आपको वो सारी चीजें जो है एकदम शॉर्ट में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब बेटा ये चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जो है हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जैसे गैस, जो भी हमारे गैस लॉ है उनको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम विल टॉक अबाउट गैस लॉ। तो गैस लॉ में सबसे पहले हमारा आता है Boyle's law. Now in Boyle's law you can see that the volume is inversely proportional to pressure at constant temperature. Okay, तो constant temperature पे हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के साथ। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड द लास्ट इज Gay-Lussac's law, where I can say that my pressure is proportional to temperature, directly proportional to temperature at constant volume. आपने ये बस याद रख लेना है, इतना आपने याद रख लिया, दैट्स ऑल। आपको बहुत कुछ ज्यादा यहां पर करना नहीं है। तो यू रिमेंबर दिस, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हियर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड हियर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। बट एक चीज है, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है। बेटा कई बार हमें यही नहीं याद होता है कि कब कौन कांस्टेंट है, तो इसको याद करने का आपको मैं एक ढांसू ट्रिक देता हूं। आज कौन सा ट्रिक देता हूं? ढांसू ट्रिक देता हूं, जरा ध्यान देना बेटा। मैंने कहा आपसे बेटा बाटा की जो चप्पल होती है बहुत अच्छी होती है, बाटा चप्पल, बाटा चप्पल। बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट, है ना ढांसू ट्रिक। सो याद रखने के लिए बेटा बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट। तो अगर आपको ये याद है तो आप बहुत सारी चीजें इजीली कर सकते हो। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, सो दैट आपका जो ये टॉपिक है बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे अब इस लॉ के बारे में आगे। तो यहां पर हमने जो है पीवी इज इक्वल, पीवी हमारा प्रोपोर्शनल है टी के साथ, तीनों लॉ को हमने कंबाइन कर दिया। तो प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पर हमारा रिलेशन आया P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। देखो प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। सो अगर हमने यहां पर कुछ कांस्टेंट लिया, सो PV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ T हो जाएगा, राइट। इतना तो आप मानते हो। तो ये मैंने P1 V1 T1 लिया। वाई सर V1 T1 ले रहे हो आप? ये P1 V1 मतलब कोई एक गैस है, कोई एक गैस मॉलिक्यूल है, तो उसको हमने P1 V1 T1 ले लिया। दूसरा कोई गैस मॉलिक्यूल होगा तो P2 V2 कांस्टेंट टाइम्स ऑफ T2 ले लेंगे बेटा। अगर मैं इन सबको इधर लेके आ जाऊं तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू C एंड P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू C। तो दोनों का RHS सेम है तो दोनों का LHS भी सेम हो जाएगा, हेंस जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? लेट मी चेक द कैमरा, प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। चलो भाई, ऑल गुड, ऑल क्लियर, सारी चीजें प्रॉपर दिख रही हैं। हाँ जी, ओके। तो फॉर n मोल ऑफ गैस, फॉर n मोल ऑफ गैस द PV इज इक्वल्स टू NT, राइट। PV इज इक्वल्स टू NT। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है PV प्रोपोर्शनल टू T था, राइट। तो यहां पर n मोल ऑफ गैस के लिए यहां पर एक n का टर्म्स हमने जोड़ दिया है। n मोल ऑफ गैस, मोल आए सब समझते हैं, राइट। 1 मोल ऑफ गैस, 2 मोल ऑफ गैस क्या होता है, राइट। अब देखिए आइडल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। बेटा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट ले लिया हमने R। बेटा अभी देखो बहुत सारी चीजें ना, मैंने इस स्लाइड पे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन कर दी है, बिकॉज ये वन शॉट वीडियो है। अगर मैं राइटिंग करते रहूंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीजें आपको बोर्ड पर मिल जाएंगी। और इसका जो पूरा स्लाइड है मैं जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है,
या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बीच बीच में। तो वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो ऑल्सो एक और याद रखो बेटा, नंबर ऑफ मोल एन जो होता है, एन जो होता है नंबर ऑफ मोल, दैट इज मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास। तो मोल, आप सबको मोल निकालने आता होगा भाई, तो किसी भी इसका मोल कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम लेते हैं डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करते हैं। इन द सेम वे यहां पर हमने जो मोल है उसको क्या लिखा, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलार मास। या फिर देखो दो फॉर्मूले बेटा याद रखने आपको, दोनों भी फॉर्मूले। मोल जो है वो मेरा m अपॉन एम नॉट है, वेर माई स्मॉल m रिप्रेजेंट मास ऑफ गैस एंड m नॉट रिप्रेजेंट मोलार मास। और एक फॉर्मूला याद रखो बेटा, ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दूसरा n जो है वो n अपॉन एन ए, वेर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड Na इज एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से भी हमें मोल मिलता है। The number of molecule divided by Avogadro number will also give you the mole. तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। Where n is the number of molecule, m naught is mass of 1 mole of gas and Na is your Avogadro number. The universal gas constant are expressed in terms of Boltzmann constant. तो Boltzmann constant के टर्म्स में भी यूनिवर्सल गैस लॉ को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो R is equals to Na Kb, R is equals to Na Kb, where Kb is my Boltzmann constant, इंपॉर्टेंट फॉर्म बेटा, इसको याद रखिएगा आप सब भी लोग, क्योंकि इस पे आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, इस पे आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, कभी कभी आपको कन्वर्जन भी करना होगा, तो आपको ये इतना पता होना चाहिए कि R जो है वो क्या है, Na Kb है। ठीक, नेक्स्ट, तो अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है, अब इक्वेशन 2 मेरा कौन था, ये n की जगह पे बेटा अगर हमने लिख दिया m अपॉन एम नॉट या n अपॉन Na, है ना, तो हमें क्या इक्वेशन मिलता है, लेट्स सी। तो द इक्वेशन आई गेट हियर इज PV, देखो PV हमारा एज इट इज है, ये PV एज इट इज है। n की जगह बेटा क्या लिख दिया हमने, n अपॉन Na, यहां से लिख दिया हमने, राइट, n इज इक्वल टू n अपॉन Na मल्टीप्लाइड बाय R की जगह बेटा, ये R कहा गया, ये R जो है गैस कांस्टेंट, R की जगह लिख दिया हमने Na Kb, और ये जो T है ये T एज इट इज, राइट। तो अब देखो क्या क्या कट जाएगा, Na कट जाएगा, तो हमारे बचेगा क्या, NKBT बेटा, ये नया फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को भी याद रखना है हमें। क्या फॉर्मूला मिला मुझे, यस कम ऑन, PV इज इक्वल टू NKBT, ये भी हमें एक नया फॉर्मूला मिल चुका है, PV इज इक्वल टू NKBT, यस दिस वन इंपॉर्टेंट फॉर्म। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इन एवरीथिंग। नेक्स्ट बेटा आगे बात करते हैं हम लोग बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में, राइट। अब हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ गैस, एक गैस मॉलिक्यूल किस तरीके से बिहेव करता है, राइट, किस तरीके से वो मोशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिख रहा है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। अब ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर देखो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, यू कैन सी। तो ये जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं बेटा, वो सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, एंड ऑल दीज गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली। तो बेटा जब ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं ना, तो इनका एक मीन फ्री पाथ होता है। क्या होता है, मीन फ्री पाथ। और इज दैट मीन फ्री पाथ, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा आगे आकर के। अब यही गैस मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, तो भी हम कुछ देर तक इनके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि कुछ स्टेटमेंट है, a gas enclosed in a container can be characterized by macroscopic state variable like pressure, volume and temperature। देखो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होती है माइक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल, एक होता है मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल। मतलब अगर मैं किसी गैस को अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं, मैं किसी गैस के बारे में बात करना चाहता हूं, उन गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो बेटा अगर मैं गैस के एक मॉलिक्यूल जो होते हैं, एक मॉलिक्यूल, राइट, तो एक मॉलिक्यूल का मैं वेलोसिटी बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी निकालना मुश्किल हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल के लिए आप एक मॉलिक्यूल के बेस पे आप प्रेशर बताना, मतलब कैसा हो जाता है कि यहां पर जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल लेते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल के टर्म्स में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल मतलब मैंने ओवरऑल गैस का प्रेशर निकाला, मैंने ओवरऑल गैस का वॉल्यूम निकाला। मैं एक गैस का वॉल्यूम नहीं निकाल रहा हूं, मैं एक गैस से प्रेशर नहीं निकाल रहा हूं, मैं ओवरऑल देख रहा हूं। मतलब इन शॉर्ट वी आर लुकिंग फॉर द एवरेज वैल्यूज, राइट। तो मैं ओवरऑल टेम्परेचर निकाल रहा हूं, एक गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, एक गैस मॉलिक्यूल का क्या टेम्परेचर होगा,
बट इस चैप्टर में हम एक गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी निकालेंगे, राइट। बाय द वे दिस चैप्टर विल हेल्प यू वेरी मच इन योर थर्मोडायनेमिक्स, ओके। नेक्स्ट, a gas molecule are always in random motion. It is difficult to understand behavior of a gas in terms of a single molecule. जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंगल मॉलिक्यूल के टर्म्स में उनको अंडरस्टैंड करना गैस के मॉलिक्यूल को, ये थोड़ा हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैस इज सो लार्ज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर इतने ज्यादा बेटा 10 पावर 23 है पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब के अंदर 10 पावर 23 बेटा मॉलिक्यूल्स है गैस के, जो कि बहुत ही ज्यादा है। दैट मोशन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिलेटेड विद द मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एनर्जी, ठीक है। तो इनको हम डायरेक्टली जो है मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल से, मतलब मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल को प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या एनर्जी से डिफाइन नहीं कर सकता। ना करने का रीजन है मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, और एक छोटे मॉलिक्यूल के पीछे हम भाग तो नहीं सकते ना यार, तो इसीलिए हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। Hence, it is necessary to make certain assumptions while studying the behavior of gas. अब यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है भाई। Now we have to make certain assumptions to study the behavior of gas, and what are those assumptions? चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल गैस एंड रियल गैस को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज आइडियल गैस एंड व्हाट इज रियल गैस। तो कई बार आपने आइडियल गैस आपके केमिस्ट्री में और रियल गैस जो है इनके बारे में आप केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़े होंगे, तो अभी उन्हीं पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आइडियल गैस और रियल गैस क्या होती है, राइट। थोड़ा यहां पर आपको जो है एक डिस्टिंग्विश टाइप सा दिख रहा है, आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट। एक बार फिर से मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ चीजें दिख रही है या नहीं। चलो भाई बहुत खूब दिख रहा है, हाँ जी। आइडियल गैस एंड रियल गैस, तो दोनों को डिस्टिंग्विश किया हुआ है, तो ये आपके लिए एक अच्छा डिस्टिंग्विश है। आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हो, आगे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज आइडियल गैस? आइडियल गैसेस आर एज्यूम्ड टू बी कंप्राइजिंग ऑफ पॉइंट पार्टिकल हुज साइज इज नेग्लिजिबल। तो जनरली जितने भी आइडियल गैस होते हैं उनको हम पॉइंट पार्टिकल मानते हो, जिनका साइज हम नेग्लिजिबल मानते हैं, उनके पास कोई साइज नहीं है। रियल गैस क्या होता है? रियल गैस कंप्राइज ऑफ पार्टिकल विद सम फाइनाइट साइज। आइडियल गैस का अजम्पशन हमारा है कि उनके पास कोई साइज नहीं है, बट रियल गैस में वी अज्यूम दैट दे हैव सम फाइनाइट, उनके पास कुछ तो साइज होती है छोटी सी। The ideal gas does not occupy much of volume, and its volume when placed in a container can be taken as the volume of the container. तो ये कोई ज्यादा, देखो जब साइज ही नहीं है तो वॉल्यूम कहां से आएगा, है ना। जिसके पास साइज ही नहीं उसके पास वॉल्यूम कहां से आएगा, तो वही बात यहां पर हो रही है। बट यहां पर जब हम बात करेंगे रियल गैस की, तो द पार्टिकल ऑफ रियल गैस ऑक्यूपाई फाइनाइट वॉल्यूम एंड इट गेट्स एडेड इनटू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो जब भी आप एक रियल गैस को किसी कंटेनर में डाल रहे होगे तो उसके वॉल्यूम में वो एड अप हो जाएगा, मतलब उसका कुछ तो वॉल्यूम है क्योंकि उसके पास कुछ तो साइज है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। तो यहां पर जो इंटरनल एनर्जी होती है किसकी? आइडियल गैस की, वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। बट जब हम बात करते हैं रियल गैस की, so the internal energy of real gas depends on pressure, volume, temperature of the gas. So it do not only depend on temperature but depend on pressure, volume and temperature. अब ये जो है आप देख रहे हो आइडियल गैस, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दो आइडियल गैस के बीच में कोई भी फोर्सेस नहीं होते, जबकि जब हम रियल गैस कंसिडर करते हैं बेटा, तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्सेस होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बट जो कि आइडियल गैस में नहीं होता। आई होप ये पॉइंट सारे क्लियर हैं, राइट। कुछ आपको ऐसा लगता है, डाउट है, वीडियो को ऐसे समझिए, थोड़ा पीछे जाइए, दोबारा से देखिए। हाँ जी, सो अब आ गया है केबीसी खेलने का टाइम, तो आप सब मुझे बताएंगे बेटा इसका आंसर। यस, तो आंसर फटाफट से कमेंट में करिए, क्या आपको मिल रहा है आंसर। आप क्वेश्चन रीड करिए, व्हाट यू कैन सी। So the question is, a gas which obey ideal gas equation at all pressure and temperature is called dash gas. तो ये कौन सा गैस होता है? A gas which obey ideal gas equation at all pressure and temperature. आप कमेंट करके बताएंगे। Second, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature if the pressure is kept constant. ये तो बेटा आपको याद ही होना चाहिए, मैंने वाटर चप्पल आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। मैंने यहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा है
द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। बेटा जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमारे पास चप्पल आता है Cp, तो P कांस्टेंट, तो C रिप्रेजेंट्स चार्ल्स लॉ। तो अबाउ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट चार्ल्स लॉ। या नेक्स्ट, state whether the given statement is true or false. The internal energy of real gas depends on the temperature. रियल गैस की एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड होती है क्या? वो तो आइडियल गैस की होती थी। रियल गैस की टेम्परेचर पे भी डिपेंड होती है, प्रेशर पे भी डिपेंड होती है, वॉल्यूम पर भी डिपेंड होती है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड, द रियल गैस कंप्राइज ऑफ पार्टिकल विद सम फाइनाइट साइज। तो बेटा क्या रियल गैस के पास कुछ फाइनाइट साइज होता है या नहीं होता है? तो वैसे बहुत इजी सा स्टेटमेंट है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी सी कितने लोग पढ़ रहे हैं। ओके भाई, अब हम बात कर रहे होंगे बेटा मीन फ्री पाथ के बारे में, राइट? सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मीन फ्री पाथ। नाउ व्हाट इज द मीन फ्री पाथ हियर? ओके ओके, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है ध्यान देना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे गैस मॉलिक्यूल्स चलते हैं, राइट, तो गैस मॉलिक्यूल्स जब एक मॉलिक्यूल चलता है बेटा तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को टकराते हैं। जैसे यहाँ पे आसपास में मेरे पास भी गैस मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहे हैं, आपस में कोलाइड हो रहे हैं, एक स्पीड से चल रहे हैं, राइट? तो क्या हो जाता है कि इनके बीच में दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको बोला जाता है मीन फ्री पाथ। जैसे कि यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा है, तो यू कैन सी अ टिपिकल मॉलिक्यूल इन अ गैस एग्जीक्यूटिंग रैंडम मोशन। अब क्या है ये? तो आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल पहले यहां से यहां गया, फिर 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 यहां गया, राइट? मतलब वो मॉलिक्यूल जो है किसी से यहां पर टकराया होगा, है ना? ये मॉलिक्यूल लगता है दूसरे गैस मॉलिक्यूल से यहां टकराया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर यहां टकराया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर यहां टकराया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर यहां टकराया, डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर यहां टकराया, फिर यहां टकराया, फिर आगे गया। तो मतलब ये कि हर बार टकराने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, आप देख सकते हैं कभी डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल हुआ है तो कभी डिस्टेंस कम ट्रेवल हुआ है ना? तो कोई भी गैस मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो हर बारी क्या होता है, डिफरेंट होता है। So you can see here the molecules of gas are uniformly dispersed through the volume of gas executing random motion। तो ये थ्रू आउट डिस्पर्स मतलब फैले हुए हैं और ये सारे रैंडम मोशन कर रहे हैं। When the gas molecule approaches another molecule, there is the repulsive force between them, between the molecules, and they undergo elastic collision। तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाता है, टकराते हैं और उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है। क्या होता है बेटा उनके बीच में? इलास्टिक कोलिजन। क्लास 11 में पढ़ा था आपने। तो इलास्टिक कोलिजन से क्या होगा कि जिस वेलोसिटी से टकराए थे उसी वेलोसिटी से वो रिवर्स जा रहे होंगे, ठीक है? नेक्स्ट, बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज अब्रप्टली, राइट? तो उनकी स्पीड, उनका डायरेक्शन सडनली जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, The molecules are also collide with the walls of container। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक दूसरे मॉलिक्यूल से ही जो है कोलाइड कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो कोलाइडिंग विद दी walls of the container। Between two successive collision, the molecules move along straight path with constant velocity। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही चलेंगे एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसी को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ये important line, the average distance traveled by the molecule with constant velocity between two successive collision is called mean free path। therefore the mean free path is given by lambda। किसे शो करेंगे बेटा उसको? लैम्बडा। तो फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई d स्क्वायर n बाय v, राइट? आई होप आपको ये दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है। जी दिख रहा है, ठीक है ना? ओके, तो जहां पर बेटा n हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, v का मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये जो d है छोटा सा इसका मतलब है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना है, कितना बड़ा ये जो है मॉलिक्यूल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। एक आइडियल गैस कितना प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ओके, तो कंटेनर के वॉल पर आइडियल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लेट्स सी। तो भाई यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इन दिस डायग्राम यू कैन सी देयर इज अ गैस मॉलिक्यूल, राइट, विच इज मूविंग विथ सम v वेलोसिटी। तो ये v वेलोसिटी से गैस मॉलिक्यूल आगे जा रहा है। सामने एक शेडेड वॉल आप देख रहे होंगे, ये क्यूब शेप का है। यहां पर लेंथ इसका l दे रखा है बेटा, राइट। तो ये क्यूब है, यहां पर लेंथ जो है इस क्यूब का l है, और ये जो गैस मॉलिक्यूल है दिस इज मूविंग टुवर्ड्स दी शेडेड वॉल। तो जब ये शेडेड वॉल की तरफ आगे जाता है तो वहां पर ये इसको टकरा के रिटर्न आएगा, राइट। तो बेसिकली हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हाउ मच प्रेशर दिस सिंगल गैस मॉलिक्यूल विल एक्सर्ट, राइट। तो ये तो सिंगल गैस मॉलिक्यूल का हो गया। तो यहाँ पे एक तो है नहीं, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है। दूसरी बात, ये गैस मॉलिक्यूल को मैंने डिसाइड किया कि वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो वाई डायरेक्शन में जाए, जेड डायरेक्शन में जाए, या एक्स डायरेक्शन में जाए, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है, राइट। तो उसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन होगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या दिया है, लेट देयर बी n मोल्स ऑफ आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ वॉल्यूम v। तो यहाँ पे n मोल्स है, वॉल्यूम कितना दिया इसका v, विच इज l क्यूब। वॉल्यूम l क्यूब क्यों लिया बेटा, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो l क्यूब ही होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ ll है, तो l इंटू l विल गिव यू l क्यूब। The gas molecule are in continuous random motion colliding with the each other and hitting the walls of the box and bouncing back। तो बेटा जब ये गैस मॉलिक्यूल जाता है तो ये इस वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराता है और फिर से क्या होता है, बाउंस बैक होता है। A typical molecule moving with the velocity collides elastically with the shaded wall। तो ये इलास्टिक कोलिजन शो करेगा शेडेड वॉल से। यहां से इंपॉर्टेंट है अभी बेटा, The change in the momentum of particle is only in the x direction। फिलहाल अभी हम x डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, वो जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो सिर्फ x डायरेक्शन में होगा। तो डेल्टा p, तो चेंज इन मोमेंटम को हमने रिप्रेजेंट किया बेटा किसके साथ, डेल्टा p के साथ, या डेल्टा px जिसको हम बोल रहे हैं, डेल्टा px लिखा हुआ है हमने, दैट इज चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन। सो डेल्टा px कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज माय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम जो होगा दैट इज pf माइनस pi, बट ये दोनों x के डायरेक्शन में। अब बेटा फाइनल मोमेंटम क्या है, ध्यान से देखना, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये जो ब्लैक कलर से दिखाता हूं आपको मैं, सी, ये जो हमारा पार्टिकल है ये ऐसे गया और ये शेडेड वॉल से यहां पे टकराया और यहां से रिटर्न आया दूसरे वॉल पे टकराने के लिए। तो जब ये गैस मॉलिक्यूल गया उस शेडेड वॉल से टकराने के लिए, ध्यान से सुनना, तो जब ये यहां से टकरा के निकला तो उसके बाद जब वेलोसिटी थी तो वो नेगेटिव के डायरेक्शन में थी, माइनस vx, और जब वो इस तरफ जा रहा था तो वेलोसिटी थी प्लस vx। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, राइट, तो इसका डायरेक्शन होता है। तो एक बार उसके वेलोसिटी थी माइनस vx, जब वो इस तरफ जा रहा था वेलोसिटी थी प्लस vx। तो बेटा यहां पर देखो जो मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को आप लिखोगे मास इंटू वेलोसिटी। तो मास जो है दैट मास इज गिवन बाय m एंड वेलोसिटी इज माय vx। पर यहां पे माइनस साइन लेंगे हम। माइनस साइन क्यों लिया बेटा, क्योंकि फाइनल मोमेंटम जो है टकराने के बाद हुआ। जैसे मान लो यहां पर एक वॉल है, ये पार्टिकल मेरा आ रहा है, तो ये ना अभी पॉजिटिव x के वेलोसिटी में जा रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, mvx है ना। ऐसे गया, टकराया, रिटर्न बैक आ रहा है, रिटर्न बैक आ रहा है, नेगेटिव v के डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, तो इसलिए माइनस v, माइनस mvx। यहां पर देखो मैंने सिर्फ mvx लिया, पर ये माइनस mvx है, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। माइनस mvx विल गिव यू माइनस 2mvx, है ना, नेगेटिव आ जाएगा, विल गिव यू माइनस 2mvx। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आपको ये वैल्यू कैसे आ गई, आगे देखिए, thus the momentum transfer to the wall during the collision is माइनस 2mvx। जो मोमेंटम है ये हमारा जो टोटल मोमेंटम है एक पार्टिकल का, राइट। तो वॉल पे जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ वो कितना हो गया, पॉजिटिव में, दैट इज 2mvx। The molecule travels to the opposite wall and travels back towards the shaded wall again। तो ये ऑपोजिट वॉल की तरफ ट्रैवल कर रहा है, फिर उधर से टकरा के फिर से शेडेड वॉल की तरफ ही जाएगा, राइट।
तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसे ट्रेवल कर रहा है। मॉलिक्यूल क्या किया बेटा, पहले यहां से मॉलिक्यूल गया शेडेड से टकराया, फिर रिटर्न आया, एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर से किसके पास जा रहा है, शेडेड के पास ही जा रहा है। Thus the molecule travels a distance 2l in between two collision। तो दो कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो दो कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मॉलिक्यूल जो है यहां से, मैं आपको बताता हूं, ये जो पूरा डिस्टेंस है दो वॉल के बीच में, राइट, दो वॉल के बीच में पूरा डिस्टेंस, आई थिंक यू कैन सी दैट कलर। तो दो वॉल के, बॉल बोल रहा हूं, वॉल सॉरी, तो दो वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है इतना है, एल है। तो पार्टिकल इस वॉल से इस वॉल की तरफ गया, उस वॉल से इस वॉल की तरफ आया, तो दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा बेटा, 2l का डिस्टेंस, राइट। सो the distance travel between two walls of the container is how much? It is 2l. Okay, so 2l is the distance travel between two successive collision. The time for the molecule to travel back and forth to the shaded wall, तो ये टाइम है डेल्टा टी। हाउ द टाइम इज टेकन, टाइम जो होता है, टाइम क्या होता है बोलो, हमें पता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। तो इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं टाइम इज इक्वल्स टू, यस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा टाइम जो है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहां से यहां गया एल, यहां से यहां आया एल, 2l डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 2l। स्पीड कितनी है बेटा पार्टिकल की, vx। vx रिप्रेजेंट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, vx रिप्रेजेंट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो जाते वक्त भी vx था, आते वक्त भी vx ही था, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वेलोसिटी इज vx, तो दिस इज द टाइम, तो ये टाइम है 2l vx, जो कि यहां पे आपको दिया है 2l vx। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द शेडेड वॉल बाय द मॉलिक्यूल 1 इज गिवन बाय। तो एक मॉलिक्यूल शेडेड वॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं बेटा अभी। नाउ सी, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो भी मेरा एवरेज फोर्स है, तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ सब जानते हैं कि हमारा जो फोर्स होता है या अप्लाइड फोर्स जो होता है, दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, F इज इक्वल टू dp बाय dt। तो जो भी मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू माय एवरेज फोर्स। देखो यहां पर एवरेज फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू 2mvx, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय t। तो मैंने यहां पर क्या कर रहा है, देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोर्स को लिख रहा हूं, जो भी मेरा चेंज इन मोमेंटम हुआ है, तो मोमेंटम मेरा p और जो भी मेरा जो टाइम है t, राइट। तो p मोमेंटम कितना मिला था मुझे, 2mvx अपॉन टाइम अभी पीछे निकाला था हमने, कितना मिला था बेटा हमें टाइम पीछे, 2l बाय vx, है ना, 2l बाय vx। ये vx ऊपर जाएगा, ये vx ऊपर जाएगा, तो vx से मल्टीप्लाई होकर vx स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 गेट कैंसल, तो हमें मिलेगा mvx स्क्वायर बाय l। देखो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी हमें, mvx। अच्छा यहाँ पर vx1 लिया हुआ है हमने, क्योंकि हम मॉलिक्यूल 1 की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है फिलहाल, तो इसलिए यहां पे लिखा vx1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ओके, कंसिडरिंग अदर मॉलिक्यूल 2 3 4, और भी मॉलिक्यूल है भाई, एक मॉलिक्यूल है नहीं, राइट। 1 हो गया, 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, जैसे इसकी वेलोसिटी vx1 थी, तो 2 वाली की वेलोसिटी होगी vx2, 3 वाली की वेलोसिटी होगी vx3, 4 वाली की होगी vx4 एंड सो ऑन। द टोटल एवरेज फोर्स ऑन द वॉल इज, तो एक मॉलिक्यूल तो जाके नहीं टकरा रहा ना किसी वॉल ऑफ द कंटेनर पे, राइट। जितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं सभी जाके टकरा रहे हैं, तो सबकी वजह से कितना हो जाएगा, तो एवरेज जो मेरा हो जाएगा, तो यहां पर m और l जो है ये कॉमन आ जाएगा, और सारे वेलोसिटीज हमारे ऐड अप हो जाएंगे, सारे वेलोसिटीज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मेरा जो एवरेज प्रेशर होगा, ये एवरेज फोर्स मिला मुझे, ये क्या मिला हमें, एवरेज फोर्स। एवरेज प्रेशर जो होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो यहाँ पे लिखा हमने एवरेज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ शेडेड वॉल। तो एवरेज फोर्स तो हमारा ये था m बाय l, और ये पूरी वैल्यू, तो m बाय l ये पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ऑफ द वॉल क्या होगा बेटा, ये वॉल एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड इज माय l, तो l स्क्वायर आ जाएगा ये, राइट। तो आ गया l स्क्वायर यहां पर, ओके।
तो द एवरेज of the square of the x component of the velocity is given by, ये वेलोसिटी का एवरेज है बेटा, वेलोसिटी का एवरेज। व्हाट यू मीन बाय वेलोसिटी एवरेज? तो बहुत सारे पार्टिकल देखो मूव कर रहे हैं, vx1 vx2 vx3 सबका स्क्वायर, राइट? ये सारे वेलोसिटीज ऐड कर रहे हैं, इनका सबका हमने एवरेज लिया। तो vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का, देखो किसी का एवरेज कैसे लेते हैं? टोटल डेटा डिवाइडेड बाय मतलब टोटल जो भी हमारा वैल्यूज है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे आपको आपके एवरेज मार्क्स निकालने, तो आप क्या करोगे? सारे मार्क्स ऐड करोगे डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड किए वो। तो उसी तरीके से टोटल वेलोसिटी n मॉलिक्यूल्स तक डिवाइडेड बाय n, क्योंकि n मॉलिक्यूल्स है। तो इसको बोलते हैं एवरेज या मीन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मीन वेलोसिटी। तो जब मैंने डिवाइड बाय n किया तो मुझे मीन वेलोसिटी मिलेगी ना। तो मैंने क्या कर देना है बेटा, ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, ये अगर n को मैं यहां लेके जाऊं तो n इंटू वी एक्स स्क्वायर का जो मीन हो जाएगा तो मुझे ये वैल्यू दे देगा, ठीक है। और जो मेरा मोमेंटम मिलेगा मुझे, सॉरी मोमेंटम और प्रेशर जो मिलेगा दैट इज एम एन। देखो इसकी जगह पे क्या आ गया, ये एन को वहां लेके गए हम लोग, तो एन वी एक्स स्क्वायर, अभी यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, वी एक्स वन वी एक्स टू नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एवरेज है, अभी मीन है सबका, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम कहां से आ गया? देखो बेटा ये एल स्क्वायर था और ये एल था, तो एल स्क्वायर इंटू एल जो है तो क्या हो जाएगा? एल क्यूब, और एल क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर, ठीक है। तो where Vx square mean is the average overall possible values of the Vx, okay। तो जैसे अभी हमने यहां पर वेलोसिटी फाइंड आउट करी एक मॉलिक्यूल के लिए, उसी तरीके से हम सभी मॉलिक्यूल्स के लिए कर सकते हैं, एक्स और वाई सब डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे Vx पीछे था Vx स्क्वायर का मीन, अभी मैंने एवरेज वेलोसिटी ले लिया एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन में। नाउ आई एम टेकिंग एवरेज वेलोसिटी v स्क्वायर मीन इज इक्वल टू vx स्क्वायर का मीन प्लस vy स्क्वायर का मीन प्लस vz स्क्वायर का मीन, ठीक है। तो मैंने वेलोसिटी x y z तीनों डायरेक्शन में ले ली। तो जब मैं वेलोसिटी x y z तीनों डायरेक्शन में लेता हूं तो मेरा मीन वेलोसिटी जो मिलेगा मुझे ये मिल जाएगा। बट एक चीज याद है कि भाई हमारी सारी वेलोसिटी सेम होगी, जितनी हमारी x में होगी उतनी y में होगी, उतनी हमारी z में होगी। तो मैंने अगर ये कहा इफ Vx, Vy, Vz all are equal, तो v स्क्वायर मीन को मैं 3 टाइम्स ऑफ Vx स्क्वायर मीन लिख सकता हूं। क्यों लिखा भाई 3 टाइम्स? अगर Vx, Vy, Vz सब सेम है तो Vy की जगह पे Vx लिख देता हूं, Vz की जगह पे Vx लिख देता हूं, तो Vx विल गिव यू Vx का क्यूब, राइट। ये 3 टाइम्स, नॉट क्यूब क्योंकि मल्टीप्लाई, तो ये जगह 3 टाइम्स, राइट। तो 3 टाइम्स ऑफ Vx का स्क्वायर लाइक दिस। बाइसिमेट्री, देखो बाइसिमेट्री अब हमने वही बोला यहाँ पर, बाइसिमेट्री Vx स्क्वायर। तो बेटा अभी ये 3 को अगर मैं यहां लेके आ जाऊं डिवाइड में आ जाएगा, तो v स्क्वायर मीन डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू Vx स्क्वायर। तो Vx स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1/3 v स्क्वायर का मीन। सिमिलरली Vz Vy का वैल्यू भी वही मिलेगा मुझे, दोनों के लिए वैल्यूज सेम ही होंगे। सिंस द मॉलिक्यूल हैव नो प्रिफर्ड डायरेक्शन टू मूव, तो मॉलिक्यूल्स कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है मूव करने के लिए, देयरफॉर एवरेज प्रेशर जो होगा हमारे मॉलिक्यूल्स का दैट इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू। अब देखो पीछे जो प्रेशर का फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था, इफ यू रिमेंबर, तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारा पीछे क्या था? तो P इज इक्वल्स टू, अगर हमें याद होगा प्रेशर का फॉर्मूला, तो हमने यहां पर लिखा था बेटा प्रेशर का फॉर्मूला mn Vx स्क्वायर का मीन डिवाइडेड बाय V, है ना, mn Vx स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। तो यहां पर भी m Vx स्क्वायर n डिवाइडेड बाय V, है ना, ये हमें मिल रखा था। तो अभी जो है आप ध्यान दीजिएगा, हमने जो ये Vx स्क्वायर है ना उसका मीन, उसकी जगह पे बेटा मैं वैल्यू लिख रहा हूं, मैं 3 को इधर लेके आ जाऊंगा, तो मुझे यहां से Vx स्क्वायर का मीन जो मिल रहा होगा दैट इज 1/3 V स्क्वायर मीन, राइट। मुझे मिलेगा 1/3 Vx स्क्वायर मीन। यू गॉट द पॉइंट, राइट। तो यस, हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने यहां पर जो है ये Vx इसी फॉर्मूले में Vx स्क्वायर के मीन की जगह में हमने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मुझे मिलेगा P इज इक्वल्स टू m, ये n को भी लिख देते हैं हम लोग, और ये Vx को लिखूंगा मैं 1/3 हमने यहां पर लिख दिया, और ये V
स्क्वायर का मीन डिवाइडेड बाय v। अब याद रखो ये v जो है ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, एवरेज मीन वेलोसिटी है, ठीक है, ये एवरेज मीन वेलोसिटी है और ये तुम्हारा क्या है, वॉल्यूम है। देखो वैल्यू मिल गई हमें यहां पर। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये हमारा है बेटा प्रेशर, ये हमारा है क्या, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद ही रखना है, ठीक है, 1/3 NVmv स्क्वायर का मीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ विल फाइंड आउट द रूट मीन स्क्वायर दैट इज आरएमएस स्पीड। तो किसी मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए, एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज, तो किसी भी इसका एवरेज प्रेशर जो था वो अभी हमने निकाला, दैट इज P इज इक्वल टू 1/3 NV m का mv स्क्वायर का मीन। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी, अब मुझे देखो वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए तो 3 1 NV सब उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो मेरा जो इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, मतलब इन शॉर्ट ये खाली ऊपर वाले इक्वेशन को रीअरेंज किया हुआ है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये मैंने v के टर्म्स में निकाला, तो ये मेरा मीन वेलोसिटी है, किसी भी मॉलिक्यूल का मीन वेलोसिटी इससे दिया जाता है, ठीक है। तो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो बेटा ये PV की जगह पे अगर हम nRT सब्स्टिट्यूट कर दें तो मुझे इक्वेशन आ जाएगा v स्क्वायर मीन इक्वल टू 3nRT डिवाइडेड बाय nm। ओके ओके, आगे देखिए, बट हमें ये भी पता है कि हमारा जो स्मॉल n होता है वो क्या होता है, n/na। याद है हमने फर्स्ट 1 2 सेकंड या थर्ड स्लाइड में किया था कि हमारा n जो होता है, n क्या होता है, मोल ऑफ गैस। मोल ऑफ गैस एक तो होता है m/m0, एक स्मॉल m/m0 वेयर स्मॉल m इज द मास ऑफ सब्सटेंस इन, एंड दूसरा था हमारा मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर जो स्मॉल n है दैट इज n/na। तो बेटा अगर मैंने ये स्मॉल n की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी n/na, तो nn तो कट जाएगा, नीचे na आ जाएगा, देखो nn कट जाएगा, na नीचे आ जाएगा, तो बचेगा हमारे पास अच्छा एक और चीज है, m इंटू na इज m0, m इंटू na जो होता है ये क्या हो जाता है तुम्हारा m0 हो जाता है, ये भी है मोलार मास ऑफ द गैस। तो आपने क्या किया, nn कट गया, m इंटू na बचा, जिसको आपने क्या लिख दिया m0। तो ये v स्क्वायर मीन आपकी वैल्यू मिल गई 3RT बाय m0। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा इसको आप लोग, राइट। इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, इसका जो ये v स्क्वायर था, बट हमें क्या चाहिए यहां पर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, राइट। बट ये रूट मीन स्क्वायर तो नहीं है फिलहाल, ये स्क्वायर मीन है, तो इसको क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो अगर दोनों साइड आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये हो जाएगा VRMS दैट इज अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m0। ओके, so I hope you got the point how to find out the root mean square velocity। easiest है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो बड़ा आपके लिए क्वेश्चन यहां पर फटाफट से देखिए और मुझे आंसर कमेंट करिए, इसको क्या आपको आ रहा है। यस, so the given formula lambda is where lambda is what, mean velocity or mean free path? Yes, it's mean free path। चलिए भाई सेकंड का आंसर करिए फटाफट एवरीवन। Let me see camera once again। Yeah, it's good। चलो, a root mean square velocity of a gas is directly proportional to dash। तो root mean square velocity of जो गैस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ बेटा, टेम्परेचर के साथ, अभी पीछे फॉर्मूले में देखा था हमने। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड टू द मॉलिक्यूलर गैस एट 300 to 30 केल्विन टू 120 केल्विन, राइट। तो 30 केल्विन और 120 केल्विन के बीच में करना है, तो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होगी बेटा। तो एक का गैस 30 और एक का 120, तो 30 by 120 का रेशियो आ जाएगा, दैट इज 1/4 यू गेट। ओके, यस यू कैन सॉल्व इट बेटा। PYQs अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें से ये क्वेश्चन आपको 2017 में आ गया था बेटा, 2 मार्क्स के लिए। प्रूव दैट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पीछे जो भी हमने प्रूफ किया ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो याद रखो रूट मीन स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m0 दैट इज मोलार मास। ओके, ये PYQs हो गए आपके। नाउ तो यहां तक का आई होप सबको टॉपिक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट जो है किसी को नहीं है। एंड आई डोंट नो आज कैमरा बहुत लैग कर रहा है, किस लिए कर रहा है मुझे पता नहीं, बट आई होप आपको चीज समझ में आ रही है। एंड यू कैन
अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अब ये लैगिंग किस वजह से हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। कैमरा तो वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, डेटा केबल से कनेक्ट है डायरेक्ट, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थियरी। तो काइनेटिक थियरी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक थियरी है वो क्या होती है, कैसे होती है, उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे, राइट। ओके, सो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल, बेटा काइनेटिक थियरी निकालनी भाई, एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है मुझे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द काइनेटिक थियरी ऑफ द गैस प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाय, थोड़ा थोड़ी देर पहले हमने बोला प्रेशर इज गिवन बाय 1/3 एनवी एमवी मीन का स्क्वायर, दिस वेलोसिटी, दिस इज वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, देखिए, तो ये मेरा पीवी है, ये हमारा पीवी है। क्या किया हमने, ये v को इस तरफ लेके गए, p इंटू वी, तो p इंटू वी मिला मुझे 1/3 एन एम वी स्क्वायर। अगर मुझे इसको एनर्जी के टर्म में लिखना है बेटा, एनर्जी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। यू कैन सी यहां पर एम वी है, वी भी है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ नहीं है बस। तो हाफ के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसी वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइड कर दिया। तो जो 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो 2 को हमने यहीं पर रखा, एक 2 को हाफ करके यहां पर अलग से ब्रैकेट में लिया, दिस इज नथिंग बट माय काइनेटिक एनर्जी, और 2/3 एन हमारे एज इट इज रह गए। फिर अगर आप देखोगे नेक्स्ट, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज रिप्रेजेंट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इज गिवन बाय, तो टोटल एनर्जी जो गैस है वो कितनी हो जाएगी, तो E इज इक्वल्स टू, ये काइनेटिक एनर्जी है एक गैस के मॉलिक्यूल की, टोटल एनर्जी चाहिए तो बड़ा उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे जो n हाफ एम वी स्क्वायर है, इसके पे हम क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीवन। तो ये जो पूरा सेक्शन है, इसके पे हम क्या लिख देंगे, E। तो ये जो मेरा वैल्यू है ये हो जाएगा PV इज इक्वल्स टू 2/3 n, नॉट n, E हो जाएगा, क्योंकि n राइट। तो PV को 2/3 E, PV का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 E। ओके, तो देखो PV को 2/3 E फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन से PV जो होता है वो होता है NKBT। तो अगर मैं इसको NKBT से भी कंपेयर करूं, तो एनर्जी को मैंने जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, दैट माय एनर्जी इज इक्वल टू 2 और 3 को यहाँ भेज दो, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो दैट इज 3/2 NKBT। ओके, सिंपल है, बस रीअरेंजमेंट करो, आंसर आता जाएगा, राइट। अब इसके ऊपर भी PYQs कुछ आपको बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, क्या क्या PYQs है, लेट्स सी। तो हियर द क्वेश्चन इज the kinetic energy of the nitrogen per unit mass at 300 Kelvin is 2.5 into 10 power 6 joule per kg. Find the kinetic energy of the 4 kg oxygen at 600 Kelvin. मॉलिक्यूलर वेट दिया नाइट्रोजन का, मॉलिक्यूलर वेट दिया ऑक्सीजन का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा। आंसर ये आ जाएगा, सॉल्व करोगे आप। तो न्यूमेरिकल्स फिलहाल मैं लेना नहीं अभी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए अलग सेक्शन नहीं लेना, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट मास जो है दिया हुआ है, राइट। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है यहाँ पर यूनिट मास आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जो पीछे भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, राइट, तो यूज दैट फॉर्मूला, यू विल गेट दी आंसर। ओके, इसको आप बताएंगे फटाफट मुझे। इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस एनक्लोज्ड इन द कंटेनर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज, तो गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा जो है प्रूव किया था, प्रेशर ऑफ गैस दैट इज 2/3 E। कितना था, 2/3 E, कहां पे दिख रहा है 2/3 E, वाला डी वाला ऑप्शन, राइट, है ना। यस, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नाउ। तो व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जस्ट सी स्टेटमेंट क्या गिवन है बेटा, फॉर गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम at a temperature T, the average energy for molecule associated with the each quadratic term is half kBT। तो अभी हमने प्रूफ किया था भाई, जो भी देखो each, देखो वैसे तो हमने लिखा था 3/2 kBT, अगर आपको याद होगा हमने बताया था कि जो एनर्जी होता है गैस मॉलिक्यूल्स के वजह से वो था 3/2 kBT। तो 3/2 kBT एनर्जी था, बट अभी हमने 3 को हटा दिया, सिर्फ हाफ kBT लिखा। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहां पर बोला गया है फॉर गैस थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T द एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज। तो
किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी है, तो बेसिकली ये जो एनर्जी अभी हम बात कर रहे हैं, ये आप एक्स वाई या जेड डायरेक्शन में बात करोगे, ये अभी जो है ओवरऑल एनर्जी नहीं है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद सिंगल मॉलिक्यूल इज गिवन बाय ये। तो कोई भी एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा तो एक एक्स के डायरेक्शन में, एक वाई के डायरेक्शन में और एक जेड के डायरेक्शन में। तो द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय व्हाट, इनका आपको एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज ऑफ दिस वैल्यू, ये एवरेज का सिंबल है, ये जो सिंबल होगा किसका सिंबल है, ये एवरेज का सिंबल है। तो ये मेरी एवरेज वैल्यू देगा मुझे। बट एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल टेम्परेचर T इज गिवन बाय, ये एवरेज है हमारा, है ना, 3/2 kBT, याद है पहले लिखा था हमने। तो एवरेज एनर्जी 3/2 kBT। तो जो मेरा ये पूरा जो एवरेज एनर्जी था, ये वाली वैल्यू, तो एवरेज एनर्जी का कितना हमारा 3/2 kBT, तो उसके बाद हमने लिख दिया 3/2 kBT। Thus, the mean energy associated with every component of translation kinetic energy is x, y, z direction is half kBT। देखो, अगर हम x, y, z डायरेक्शन की बात करें तीनों डायरेक्शन में, राइट, तो x, y, z डायरेक्शन में अगर हम बात करें सिंगली तो वो हो जाएगा हाफ kBT। पर अगर ओवरऑल देखा जाए x, y, z तीनों में ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आएगा 3/2 kBT। बट अगर आप सिर्फ एक ही देखोगे, ये एक देखोगे, ये एक देखो ना, अगर मैं आपको, चलो उसको प्रूफ ही कर देता हूं। मैंने आपको बोला कि अगर भाई मेरी वेलोसिटी जो है एक्स वाई जेड में सेम है, मतलब सिमेट्री बाय सिमेट्री, जितनी वेलोसिटी एक्स में उतनी वेलोसिटी वाई में उतनी वेलोसिटी जेड में भी, जैसे हमने पहले थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था। तो ये Vx है, इसको भी मैं Vx मान लू, इसको भी Vx मान लू, मानने के तौर से हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये Vx, ये Vx, ये Vx सारे वैल्यू सेम हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा कितना, 3 टाइम्स ऑफ हाफ mvx स्क्वायर, इसका मीन, या फिर Vx स्क्वायर फिलहाल लिख दे, ठीक है, लाइक दिस, ओके। या फिर मैं आपको बता दूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं x ना लेके सिर्फ v स्क्वायर भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये देखो मेरा हाफ m सबसे कॉमन आ जाएगा, तो Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर विल गिव मी v स्क्वायर, मतलब ओवरऑल वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, 3/2 kBT is equal to 3/2 kBT। So this 3 and this 3 will get cancel। तो जब मैं 3 और 3 कैंसिल कर रहा हूं बेटा, तो मुझे सिंगल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मिल रही है सिर्फ एक डायरेक्शन में। ये 3 मॉलिक्यूल की थी, अब एक सिंगल मॉलिक्यूल का मिलेगा मुझे एक्स डायरेक्शन में, राइट। तो ये हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी, सिंगल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हो जाएगी एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो इसीलिए यहां पर बोला गया है द मीन एनर्जी एसोसिएटेड विद एवरी कंपोनेंट इन ट्रांसलेशन एट एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो एनर्जी है दैट इज हाफ kBT, क्योंकि 3 और 3 कट गया, राइट। तो हमारी जो एनर्जी आ गई, तो ये क्या है, दिस इज दी एनर्जी अलोंग एक्स, है ना, हाफ mv स्क्वायर एक्स, राइट। तो दैट इज माय हाफ kBT। I hope you got the point. Why we are writing half kBT and why we write 3/2 kBT, right? तो 3/2 तब लिखेंगे बेटा जब हमारा ओवरऑल वेलोसिटी पूछा जाए, और हाफ kBT तब लिखेंगे जब हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछा जाए। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ध्यान देखना। इसमें हम बात करेंगे अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की। किसी बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की, सॉरी। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पार्टिकल जो है उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। जैसे मान लो भी मेरे पास ये आप पार्टिकल देख सकते हो, राइट। तो ये जो पार्टिकल है ये कैसे रोटेट कर सकता है, अभी ये या तो ऐसे आगे आगे जा सकता है ऐसे एक्स डायरेक्शन में, या तो ये वाई डायरेक्शन में जा सकता है, या तो इस जेड डायरेक्शन में से आगे पीछे हो सकता है, बराबर। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन में तो 3 हो गया, फिर ये ऐसे रोटेट भी हो सकता है, फिर ये ऐसे भी रोटेट हो सकता है, राइट। तो इसमें रोटेशन है, ट्रांसलेशनल है, ऐसे काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये रिजिड नहीं होता, जैसे ये रिजिड है, अगर ये रिजिड नहीं होता, इलास्टिक होता, तो जैसे रबर बैंड होता है या स्प्रिंग होता है, तो ऐसे ऐसे भी होता, मतलब वाइब्रेट भी होता, राइट। तो वाइब्रेशन भी होते। तो हमारे पास जो रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 टाइप के हो जाएंगे। 3 टाइप में कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले हमारे ट्रांसलेशनल, दूसरा आ जाएंगे हमारे रोटेशनल, और तीसरा होगा हमारा वाइब्रेशनल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सिस्टम आर डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ coordinates or independent quantities required to describe the position and configuration of the system completely।
तो किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम यहां पर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा। ओके चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जैसे आप यहां पे एक डायग्राम देख सकते हो, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल जो है रोटेट होगा, राइट, किसी एक प्लेन में, या फिर वाइब्रेट होगा, या फिर वाइब्रेट तभी होगा जब वो इलास्टिक हो, रिजिड होगा तो नहीं होगा। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है बेटा हमारे पास, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। 3 टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। तो कंसिडर एन एग्जांपल O2 और N2 मॉलिक्यूल विद द 2 एटम्स लेइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। जैसे यहां पर आप देख लो, 2 ऑक्सीजन के एटम लिए बेटा, 2 ऑक्सीजन के एटम है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं। द मॉलिक्यूल हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। देखो बाय द वे, ये जो गैस अभी हमने लिया एग्जांपल O2 N2, दे आर डायटमिक गैसेस। अगर आप मोनोएटमिक गैस लोगे, सिंगल एटम, तो मोनोएटमिक गैस जो क्या होगा, उसी वो आगे पीछे जाएगा, ऐसे एक्स के डायरेक्शन में मूव करेगा, या वाई के डायरेक्शन में मूव करेगा, या वो जेड के डायरेक्शन में मूव करेगा। पर अगर वो डायटमिक गैस है, डायटमिक मतलब उनके बीच में कुछ डायपोल लेंथ होता है, डायपोल, जैसे ये इसको पकड़ लो आप, इसके बीच में कुछ, जैसे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पर है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पर है, तो ये ऐसे तो जा ही रहा है, तो ऊपर नीचे भी जा रहा है, और ऐसे आपकी तरफ मेरे तरफ भी आ रहा है। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। तो ये ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन एक्स वाई जेड में तीनों में हो रहे हैं, डायटमिक के भी। मोनो के तो सिर्फ ट्रांसलेशन होंगे, मोनो में तो रोटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम करेंगे, तो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए रोटेशन करना मुश्किल हो जाता है। बट इसमें रोटेशन भी आएगा, तो 3 हो गए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। The diatomic molecules can rotate about their center of mass and the in two direction that perpendicular to its molecular axis. Thus, they possess 2 rotational degree of freedom. तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 2 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 क्यों है? क्योंकि जिस एक्सिस में है तो उस एक्सिस में रोटेट तो नहीं कर सकते, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर रोटेट करेंगे। मतलब वो एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में कैसे रोटेट होगा, ऐसे घूमेगा, सिर्फ ऐसे घूमेगा, नहीं घूमेगा, वो रोटेशन नहीं है। या तो वैसे घूमे, राइट, या तो वो ऐसे घूमे, बात समझ में आई? तो या तो वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे, या तो वो ऐसे घूम रहा है। यही 2 पॉसिबिलिटी है उसके पास, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 2 हो जाते हैं इसके पास, और 3 ट्रांसलेशन। तो ये बट रिजिड है, ये रिजिड है, इसलिए लीनियर मॉलिक्यूल बोलते हैं इनको हम लोग। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं, मैं जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है जो एक ही डायरेक्शन में है। अगर ये नॉन लीनियर होते, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो होते हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, वो नॉन लीनियर होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीएटॉमिक गैस जो हमारे होते हैं, तो पॉलीएटॉमिक गैस दे पोजेस 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल। तो उनके पास रोटेशन भी 3 आ जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ पॉलीएटॉमिक नेचर, एंड दे आर नॉट इन लीनियर, दे आर नॉन लीनियर। If the molecules are considered to be rigid, then the total degree of freedom of diatomic molecule is considered as 3 translation and 2 rotational. तो rigid है तो 3 translation, 2 rotational। ये वाइब्रेशन तो होगा नहीं, रिजिड मॉलिक्यूल है, तो सिर्फ ये 2 ही रहेंगे, ठीक है। Atoms of some molecules vibrate about their mean position like a dimensional harmonic oscillator. Such molecules possess additional vibrational डिग्री ऑफ एटम, ठीक है। तो जो एटम वाइब्रेट हो रहे हैं, तो वाइब्रेशन भी आ जाएगा, तो उनमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो बेटा याद रखो, अगर मोनोएटमिक है, सिंगल एटम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 3 होगा। डायएटमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशन, 5 हो जाएंगे। अभी हम आगे भी बात करेंगे किसके लिए, फॉर पॉलीएटमिक के लिए। कितना क्लियर है सबको? नाउ विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मेयर्स रिलेशन। ध्यान देना, consider 1 mole of an ideal gas that is enclosed in a cylinder by a light, frictionless and airtight piston. Okay, तो अभी ये इंपॉर्टेंट चल रहा है बेटा, ध्यान देना सभी लोग यहाँ पर। ओके यार, मैं एसी चालू करता हूँ तो ठंडी लगने लगती है,
बंद करता हूँ तो गर्मी लगने लगती है। तो आज यार कैमरा बड़ा लैग कर रहा है, आई डोंट नो यू कैन फील और नॉट, बट मैं यहाँ एक्शन कर रहा हूँ और सॉरी थोड़ा पानी पी ले तो। ओके, तो बड़े सीरियसनेस के साथ पढ़ रहे बेटा हम लोग, है ना, टॉपिक फटाफट खत्म करने के चक्कर में। ठीक है। तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लिया हमने सारा, राइट। सर खांसी क्यों आने लगी अचानक। अब हम देखेंगे मेयर्स रिलेशन, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तक आई होप सबको सारी बातें क्लियर है। सारी बातें अगर क्लियर है बेटा तो प्लीज कमेंट में लिख के बताना यस सर एवरीथिंग इज क्लियर। कोई डाउट रह गया है तो बोलना। देखो ये वन शॉट वीडियो तो हम थोड़ा सा फास्ट है इसके अंदर, आई अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए आप वन शॉट देख रहे हो। या फिर अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, इतना भी मैं फास्ट नहीं हूँ कि आपको समझ में ही ना आए। हाँ कुछ चीजें जैसे आपका अगर बेसिक्स थोड़ा सा कच्चा होगा तो मे भी आपको कहीं पर थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार सर इसको थोड़ा और डिटेल में बताते तो अच्छा रहता, बट हाँ वन शॉट है ना। हाँ जी। मेयर्स रिलेशन, कंसिडर वन mole of an ideal gas that is enclosed in a cylinder by light frictionless and airtight piston। तो सिलेंडर के अंदर है, पिस्टन है जिससे हम उसको कंप्रेस करेंगे, राइट। तो थर्मोडायनामिक्स को आप ज्यादा करोगे। तो लेट प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बी दी पीवीटी representative of gas। The gas is heated so that its temperature raised by dt but the volume remains constant। देखो हम गैस को हीट कर रहे हैं सो दैट इसका जो टेम्परेचर है वो dt से चेंज हो जाए बट वॉल्यूम ना चेंज हो। तो किसी गैस को अगर आप हीट करते हो उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इससे क्या होता है कि उस गैस के अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस इज dq1। तो हम जो हीट दे रहे उसको हमने बोला dq1 is used to increase the internal energy dE and no work is done in moving the piston। तो जैसे हम किसी चीज को हीट किए नीचे से और उसका मैंने बोला कि उसने कोई वर्क डन नहीं किया सिस्टम सराउंडिंग, आई होप आपको पता होगा ये थोड़ा बहुत, नहीं पता तो देख लो यहां पर। ये बेटा हमारे गैस मॉलिक्यूल्स है यहां पर बहुत सारे, ठीक है। तो वी हैव वेरियस गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस। और मैं कह रहा हूं कि ये पिस्टन जो है ये फ्रिक्शनलेस है, राइट। और इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। अगर मैं इसको नीचे से हीट करता हूं तो हीट करने से क्या होगा, मैंने इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया दैट इज DQ। कितना एनर्जी प्रोवाइड किया, DQ। वाई DQ, स्मॉल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अब DQ1 लिखा उसको हमने, जिससे क्या होगा उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब बेसिकली आप सबको पता है कि इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो जब मैं उसको हीट दूंगा तो उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, व्हेन ही एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी तो देयर विल बी राइज इन द टेम्परेचर। देयरफॉर यहां पर स्टेटमेंट दिया है कि देयर इज अ राइज ऑफ टेम्परेचर बाय dt, है ना। उसका टेम्परेचर क्या होगा, dt से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एंड व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, बट यहां पर एक और वर्ड बोला है कि नो वर्क इज डन, दिस पार्ट, नो वर्क इज डन इन मूविंग द पिस्टन। पिस्टन को मूव करते टाइम कोई भी एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं हुआ है। वर्क डन नहीं हुआ मतलब क्या, देखो जब मैं इसको हीट करता हूं ना तो ये गैस मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो प्रेशर एक्सर्ट करने से ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो पिस्टन अगर ऊपर की तरफ मूव हुआ मतलब क्या हुआ, वर्क डन हो गया। वर्क डन हो गया इसका मतलब क्या हुआ, जितनी एनर्जी मिली थी वो एनर्जी पूरी लॉस हो गई, ठीक है। बट अभी यहां पर वर्क डन हुआ ही नहीं,
मतलब पिस्टन ने उसको ऊपर पुश ही नहीं किया। इफ देयर इज नो वर्क डन, पिस्टन बोलो सॉरी, गैस ने पिस्टन को ऊपर पुश ही नहीं किया। इफ देयर इज नो वर्क डन, तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी है दैट रिमेन्स, मतलब वो तो जो मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया dq1, वो एनर्जी उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो भी हमारी इंटरनल एनर्जी है dq1 दैट इज इक्वल टू de, और d हमने क्या लिखा, c dt। अब ये d को हमने c dt क्यों लिखा हुआ है, ये देखो, आप सबने स्पेसिफिक हीट पढ़ा होगा बेटा। तो Q जो होता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, दैट इज CM डेल्टा T हम लिखते थे, इफ यू रिमेंबर, वेयर C इज द स्पेसिफिक हीट, M इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा T इज द चेंज इन द टेम्परेचर। जो जितना आपका टेम्परेचर चेंज होगा जितना आप टेम्परेचर चेंज करोगे उसके हिसाब से आपको इंटरनल, उसके हिसाब से आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। और मटेरियल का स्पेसिफिक हीट जो होता है C, वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होने का मतलब हर किसी का अलग अलग होता है, बट एक पर्टिकुलर मटेरियल का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोलूं मैं, मेरे पास अगर वाटर है और वाटर को अगर मुझे हीट करना है और उसको मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करना है, और एक मेटल बॉल है, मेटल बॉल को भी हीट करना है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करना है, तो आप मुझे बताओ 1 डिग्री से अगर दोनों का टेम्परेचर चेंज करना है तो क्या दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी या डिफरेंट लगेगी? तो आंसर विल बी डिफरेंट लगेगी। वाटर को जो है कम हीट लगेगा क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कम है, राइट। मेटल को ज्यादा लगेगा, उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, राइट। व्हाई वी रिक्वायर हीट एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर। एम यहां पर हमने 1 मोल ऑफ गैस ले लिया होगा, राइट। तो एम यहां पर 1 ले लेते हैं, तो बचा CV dt, वेयर CV रिप्रेजेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV रिप्रेजेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। If the gas is heated to the same temperature at constant pressure, volume of gas is increased by an amount dV। अब अगर हमने फिर से उसको हीट किया कांस्टेंट प्रेशर पे और वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ कितना, dV से, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस इज इंक्रीज्ड एंड द इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एज वेल एज टू मूव द पिस्टन। तो अगर अभी मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है dV, जैसे पहले वॉल्यूम कांस्टेंट था क्योंकि पिस्टन मूव ही नहीं हुआ ना, पिस्टन मूव नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं हुआ, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। पर अगर मान लो वॉल्यूम ऊपर गया बाय वैल्यू dV, मतलब यहां पर जो है dV मेरा जो है वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हुआ, मतलब पिस्टन ऊपर गया मतलब वर्क डन हुआ। तो यहां पर थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो गया और थोड़ा वर्क डन भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। सेकंड केस की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन टू मूव द पिस्टन इज गिवन बाय W, वर्क डन इज PdV, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप प्रूफ करोगे, तो वर्क डन जो होता है PdV होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो dQ2 कितना हो गया मेरा, DE प्लस DW। dQ1 था सिर्फ DE, राइट, बट dQ कितना है, dQ2 कितना है, DE प्लस DW। व्हाट इज DE? जो हमने जो चेंज हुआ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन हीट एनर्जी सप्लाइड, एंड व्हाट इज DW? दैट इज द वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। ओके, सराउंडिंग में कौन आ गया हमारा, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर पे उसने वर्क डन किया ना, क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो वो जो दो इक्वेशन आपने देखे अभी, तो कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशन, ये वाले, तो dQ इज इक्वल टू D प्लस DW। तो ये जो DE है इसकी जगह पे मैं dQ1 लिख सकता हूं, विच इज नथिंग बट CV dt, राइट। तो देखो वही चीज लिखा है यहाँ पर, तो CP dt, dQ जो है वो क्या है, CP dt। तो CP dt इज इक्वल टू DE प्लस DW। यू जस्ट लुक दिस मच, आप बस इतना देखो। तो DE इज इक्वल, DE प्लस DW इज CP dt, और DE क्या है, यहां से आ जाएगा DE मुझे, दैट इज CV dt। तो उसके बाद मैं CV dt लिख सकता हूं। तो देखो यहां पर क्या मिलेगा मुझे, CP dt इज इक्वल टू CV dt प्लस DW, और DW क्या होता है, PdV। और यहाँ पे CV dt को मैं वहां ले गया, नेगेटिव हो जाएगा, ये इधर पॉजिटिव जाके नेगेटिव हो जाएगा, उसमें से dt कॉमन आएगा तो मुझे मिलेगा CP CV इज इक्वल टू DT प्लस PdV, है ना। फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू nRT, बट n हमने 1 ले लिया, कि 1 मोल ऑफ गैस है। तो बेटा अगर यहाँ पे dV लिया, मतलब चेंज इन द वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल, तो दैट चेंज इन द वॉल्यूम इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर।
तो dv इज इक्वल टू dt आ जाएगा। देखो p dv इज इक्वल्स टू r dt सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये p dv की जगह मैं लिख दूंगा r dt, तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा c pv dt इज इक्वल टू p dv की जगह पे आ गया r dt, ये dt और ये dt कैंसिल, तो मुझे मिल गया cp माइनस cv इज इक्वल टू r। बस बेटा यही आपका मेयर्स रिलेशन, यही है आपका मेयर्स रिलेशन। व्हाट इज cp cv? cp इज the specific heat, molar specific heat and at constant pressure or constant volume, ठीक है। So this is known as Mayer's relation between Cp and Cv। तो Cp और Cv के बीच में जो Mayer's relation है वो ये आ गया हमारी वैल्यू। अब देखो यहां पर कुछ तुम्हें और टर्म्स दिए हुए हैं, थोड़ा इस पर भी गौर फरमाओ। क्या दिया है जस्ट सी, Cp is m naught sp, sp is your specific heat, Cp is your molar specific heat। तो Cp को m naught sp where this is molar mass, तो मोलार मास इंटू स्पेसिफिक हीट करूंगा तो मुझे मोलार स्पेसिफिक हीट मिलेगा, और मोलार मास इंटू स्पेसिफिक हीट करूंगा तो मुझे मोलार स्पेसिफिक हीट मिलेगा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। एसपीएसबी प्रिंसिपल दो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, वाटर है और आयरन है, हीट करेंगे 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, बट वहां पर हम मास जो लेते हैं वो मास हम ग्राम में लेते हैं। तो जब भी आप मास ग्राम में लोगे तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, और अगर आप मास इसमें लोगे मोलार मास में लोगे तो मोलार स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो बस ये इक्वेशन में Cp की जगह लिख दिया m नॉट Sp, Cv की जगह लिख दिया m नॉट Sv और R और डिवाइड बाय J, वेयर J इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। m नॉट कांस्टेंट होके वहां चला जाएगा तो मुझे नया इक्वेशन मिल जाएगा दैट Sp माइनस Sv इज इक्वल टू R बाय m नॉट J, ठीक है। m नॉट कॉमन लिया, उस तरफ भेज दिया तो वो वैल्यू आ गई। तो वेल अभी हम स्टार्ट करेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डायटॉमिक गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डायटॉमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हमें भी फाइंड आउट करना है मोलार स्पेसिफिक हीट, राइट। तो Cp Cv का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, किसके लिए करना है, यस फॉर हुम आई हैव टू डू, वी हैव टू डू फॉर मोनोएटॉमिक एंड डायटॉमिक गैसेस। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोनोएटॉमिक गैसेस। तो फॉर ध्यान से सुनना, फॉर मोनोएटॉमिक गैस एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हेल्ड एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर T and containing Na atoms, each atom has only 3 translational degree of freedom। बड़ा ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर मोनोएटॉमिक गैस है, गैस के अंदर अगर वो एनक्लोज्ड है, मान लो हमारे पास Na एटम्स है, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, राइट, इतने सारे एटम्स अगर हमारे पास प्रेजेंट है T टेम्परेचर पे, तो बेटा वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उनके पास वो सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी पर मोल ऑफ पर मोल इज, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, इंटर एनर्जी फॉर्मूला बेटा 3/2 Na kBt, याद है एनर्जी फॉर्मूला हमने इसको प्रूफ किया था 3/2 Na kBt, राइट। सो Na kB को हम जो है R भी लिख सकते हैं, ओके। फॉर मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अगर हम मोलार स्पेसिफिक लिख रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वी नो दैट Cv इज dE/dt, है ना। Cv क्या होता है हमारा, dE/dt। Cv is your molar specific heat at constant volume, which is my change in the energy upon per unit change in the temperature, because energy जो है वो temperature dependent है, right। so D का वैल्यू है 3/2 Na kBt, तो हमने लिखा 3/2 Na kBt, पर नीचे से T ऊपर से T क्या हो जाएगा हमारा कैंसल, तो Cv का वैल्यू आ गया 3/2 R, कितना आ गया बेटा 3/2 R, ये हमारी Cv की वैल्यू हो गई। सो यूजिंग द मेयर्स रिलेशन, तो ध्यान देना हमें Cv का वैल्यू मिला है, Cv का वैल्यू मिला कितना बेटा हमें, यस 3/2 R, 3/2 R, ये 3/2 R कहां से आ गया, देखो ये जब D का वैल्यू आप रखोगे, D की वैल्यू में ये T है, ये T और ये आपका T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। डिफरेंशिएट भी कर सकता हूं, ऐसे भी बोल सकते हो, राइट। सो D का वैल्यू आपने रख दिया, सो यू विल गेट जस्ट दिस वैल्यू where Na kV is nothing but your R। so हमें मिला Cv का वैल्यू, अभी Cp का वैल्यू चाहिए, तो Cp का वैल्यू क्या हो जाएगा R प्लस Cv,
तो Cp इज माई, अभी Cv की वैल्यू हमें पता है 3/2r, तो 3/2r प्लस r कर दोगे यू विल गेट 5/2r। तो Cp का वैल्यू हो जाएगा 5/2r, राइट। Cp का वैल्यू हो जाएगा 5/2r। ठीक है ना, ओके। तो दिस मच इज क्लियर टू यू, मूविंग अहेड। दूसरा अभी हम बात करेंगे, दैट इज डायटोमिक गैस के लिए बेटा। तो डायटोमिक गैस के लिए जैसे हमने N2O2 वगैरह लिया था, या CO लिया, फिर HCl लिया, दीज आर ऑल डायटोमिक गैसेस। और हमें पता है कि डायटोमिक गैसेस जो हमारे होते हैं, दे पोजेस 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 यस रोटेशनल। तो वो दो है हमारे पास। तो इनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना हो जाएगा? तो 3 ट्रांसलेशनल तो 3/2 NaKBT, ये 3 ट्रांसलेशनल हो गए। और रोटेशन के लिए 2/2 NaKBT। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 3 और 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 3/2 NaKBT ये 3 ट्रांसलेशन के हो गया, और 2/2 NaKBT हमारा 2 रोटेशन के लिए हो गया। टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 5/2 NaKBT। अगेन आप यहाँ पर Cv निकालोगे बेटा, तो Cv आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 5/2 NaKBT। और Cv जो होता है, अगेन Cv क्या होता है? ये Cv अभी हमने पढ़ा बेटा, Cv जो होता है वो होता है dE/dt। तो अगर आपने इसको, ये आपका E है पूरा, राइट। तो आपने dE/dt किया, अगर dE/dt किया तो T और T कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ क्या आपके पास? ये वाला वैल्यू 5/2 NaKB, और ये NaKB जो है दैट इज नथिंग बट योर R। ओके, तो आपको मिल गया dE/dt की वैल्यू दैट इज 5/2R। तो ये Cv मिला। तो Cp कितना हो जाएगा फिर? ये Cp क्या होता है तो हमने पढ़ा है भाई, तो ये ऐड कर दोगे आप, दैट इज योर R प्लस Cv। तो Cv हमें पता है कितना है, मेयर्स रिलेशन यूज करें हम लोग, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, राइट। तो R प्लस 5/2R दैट विल गिव यू 7R/2, राइट। 7R/2 आ जाएगा आपको, तो यू कैन चेक इट आउट। तो 7R/2 आ गया, राइट। तो Cp इज योर 7/2R। अच्छा यहाँ पर भी है। अच्छा एक और चीज देखो, फॉर डायटोमिक गैस कंटेनिंग नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। अब डायटोमिक में नॉन रिजिड भी हो सकते हैं, राइट। नॉन रिजिड मतलब उनमें फिर और एक एडिशनल आ जाएगा, कौन सा? दिस वाइब्रेटिंग। तो वाइब्रेशन भी उनके पास दो ही टाइप के होंगे। तो 2/2 NaKBT हो गया, तो वाइब्रेशन में भी 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उनके पास। तो 3 ट्रांसलेशनल के, 2 रोटेशन के और 2 वाइब्रेशन के, टोटल हो गए 7। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए नॉन रिजिड के लिए? 7। ये रिजिड के लिए था। तो Cv हो जाएगा 7/2R और Cp हो जाएगा 9/2R। Cp कैसे निकालोगे? R प्लस Cv करके अगेन। तो आपका जो गामा का रेशियो हो गया, अच्छा ये गामा का जो रेशियो है, ये रेशियो कैसे आ रहा है आपको बता दूं मैं। तो जो गामा होता है दैट इज Cp/Cv, राइट। गामा क्या होता है? Cp/Cv। तो आपने क्या करना है, Cp की वैल्यू कितनी मिली आपको? Cp की वैल्यू मिली आपको 7/2R। तो 7/2R, Cv का वैल्यू है आपका कितना मिला? Cv का वैल्यू 5/2R, 5/2R। R कैंसिल, 2 कैंसिल, 7/5 आ गया। तो गामा का रेशियो है 7/5। इन द सेम वे यहाँ भी गामा का रेशियो आ जाएगा 9/7, राइट। Cp/Cv करके गामा निकाल लोगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडियाबेटिक रेशियो फॉर पॉलीएटॉमिक गैस। तो गैसेस व्हिच हैव मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 2 एटम्स आर टर्म्ड एज पॉलीएटॉमिक गैस। जिनमें 2 से ज्यादा एटम है, राइट, तो उनको पॉलीएटॉमिक गैस बोल रहे हैं। The number of degree of freedom F for the vibrational motion of polyatomic gas depends on the geometric structure of the molecule, that is the arrangement of the atoms in a molecule। तो पॉलीएटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो उनकी ज्योमेट्री पे, यार मैं बता रहा था लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो फॉर 1 मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस द इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय, देखो पॉलीएटॉमिक गैस है, राइट। सो 3 ट्रांसलेशनल और 3 उनके पास होंगे कौन से बेटा? रोटेशनल। और 2 है वाइब्रेशनल प्लस F, राइट, प्लस F यहां पर भी मैंने दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। तो ये पूरी वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास, तो इसमें से जो 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और ये 2/2 कट हो जाएगा हमारे पास। तो अभी वाइब्रेशन में कितने हैं तो पता नहीं, वाइब्रेशन के लिए हमने F लिख दिया, राइट। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशन के लिए। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी बेटा, इन दोनों को आप एड अप करके इसको भी एड अप कर लोगे और कॉमन ले लोगे, तो यू विल गेट 3 + F Na
kBT, क्योंकि 3/2 जो है ये आपको देगा 6/2, दैट विल गिव यू 3, राइट। तो 3 NaKBT प्लस F NaKBT, तो 3 और F कॉमन आ गए, NaKBT अपने पास बच जाएगा। तो ये एनर्जी मिली मुझे 3 + F NaKBT, तो जो Cb का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3 + FR, और Cp का वैल्यू हो जाएगा 4 + FR, राइट। अगेन दोनों का आप रेशियो निकालोगे Cp/Cv का, तो दैट विल गिव यू 4 + F अपॉन 3 + F। ये कैसे आ गया, अगर आपको समझना है इसको, तो ये तो आप समझ गए। यहां पर देखिए Cv अगर आपको निकालना है, Cp, तो Cp is Cv plus R, and where Cv is what? Cv is your 3 + FR plus R, ठीक है ना, 3 + FR plus R। तो ये जो ये हो जाएगा आपका 3R plus FR plus R। अभी 3R और 3R and R will give you 4R plus FR। अब यहाँ से R कॉमन ले लो, तो 4 + F जो है और R कॉमन बाहर आ जाएगा, तो यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। गामा लोगे Cv/Cv, R कैंसिल, तो 4 + F 3 + F। चलो भाई चेक करते हैं भाई कितना आपका पढ़ाई हो रहा है अच्छे से, राइट। तो the find the kinetic energy 500 cc, that is cc or cubic centimeter of a gas at STP considering standard pressure this much। तो we will solve this। तो kinetic energy पता है 3/2 PV है हमारे पास, तो प्रेशर जो है हमें दिया हुआ है, और ये दिया है प्रेशर, और आपको एनर्जी भी दिया हुआ है, फाइन सॉरी वॉल्यूम भी दिया हुआ है, आपको एनर्जी निकालने पड़ा, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। दूसरा, अ मोनोटॉमिक गैस हैज डैश ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कोई भी मोनोटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, सिर्फ 3 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ Cp/Cv इज 7/5, बेटा 7/5 Cp/Cv किसके लिए होता है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक या पॉलीटॉमिक, राइट। तो यस इट इज फॉर डायटोमिक गैस, ओके। PYQ कुछ क्वेश्चन। So for polyatomic molecule having F vibrational mode, the ratio of two specific heat is Cp/Cv, which is what? तो Cp/Cv जो था रेशियो, दैट इज आई थिंक सी ऑप्शन है इसका, हाँ राइट। तो दैट इज 4 + F डिवाइड बाय 3 + F, अभी प्रूफ किया ना उसको हमने, ओके। तो यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट जो पूरा एंड होता है। बात करते हैं रेडिएशन की पार्ट हम लोग, राइट। तो रेडिएशन बड़ा फटाफट हो जाएगा, इजी सा पार्ट है ये। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। उससे पहले हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे कोई मैटर है या कोई एक एलिमेंट है जिसपे लाइट गिर रही होती है, तो बेटा अगर जो लाइट इस पे गिर रही है, कुछ लाइट होती है जो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ लाइट इसमें से ट्रांसमिट हो जाएंगी, कुछ लाइट यहाँ से क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, राइट। सो जब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की, तो द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब द टोटल हीट, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जब भी किसी सरफेस पे लाइट गिर रही है, तो जितनी टोटल लाइट गिरी उसमें से कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ, उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, व्हिच इज गिवन बाय A is equals to, तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन A is equals to total amount of heat absorbed, that is my QA, plus total amount of heat fall on the object। तो Q बेटा हीट है हमारा, कितना हीट एब्जॉर्ब किया डिवाइड बाय कितना हीट उसके ऊपर फॉल हुआ, दैट विल गिव यू व्हाट, A वैल्यू। दूसरा हम लेंगे दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू द टोटल एनर्जी फॉल ऑन इट। तो यहां पर भी आपका सेम होगा रेशियो, दैट इज Q इज इक्वल टू कितना हीट रेडिएट हुआ डिवाइडेड बाय या रिफ्लेक्ट हुआ डिवाइडेड बाय कितना हीट फॉल हुआ। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कितना लाइट जो है ट्रांसमिट हुआ, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे बेटा, अगेन Q दैट इज माय TR, दैट रिप्रेजेंट कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि यहाँ पर R लिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे TR लेते QT/T, क्या लेंगे यहाँ पे QT/T, ओके। सो ये जो तीनों इक्वेशन है हमारे पास, A इज इक्वल्स टू QA/A, R इज इक्वल टू QR/Q, TR इज इक्वल्स टू QT/Q। तो लेट अगर हमने इन सभी को हमने ये कर दिया, ऐड कर दिया, तो लेट Q बी द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो QA, QR, QT बी द रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर टोटल Q हीट एनर्जी फॉल हो रही है, तो उसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब, कुछ रिफ्लेक्ट और कुछ ट्रांसमिट हो रही है। तो जो टोटल एनर्जी है दैट इज QA + QT+ QR हो जाएगा हमारा,
इन सबको अगर हमने Q से डिवाइड कर दिया, इन सबको अगर हमने Q से डिवाइड कर दिया तो क्या पता है मैंने, Q इज इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT, सबको हमने Q से डिवाइड किया, ये Q गया कट, QA अपॉन Q विल गिव यू A, that is coefficient of absorption, QR upon Q will give you that is R, coefficient of the reflection, and QT by Q will give you that is TR, that is my coefficient of transmission. और ये पूरा इक्वल टू क्या है 1, तो ये पूरा जो है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल टू 1, याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट। ओके, ये पूरा थियरी है बेटा। अभी थर्मोनस सब्सटेंस एंड डायथर्मोनस सब्सटेंस क्या होते हैं, तो हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं जिनमें से लाइट पास होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती है, जैसे कि सब्सटेंस विच आर लार्जली ओपेक टू थर्मल रेडिएशन। तो थर्मल रेडिएशन मतलब जो हीट एनर्जी को पास होने ही ना दे, लार्जली ओपेक, दैट इज डू नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन देम, दे आर नोन एज थर्मोनस सब्सटेंस। तो जिस चीज पे लाइट गिरे और लाइट को वो पास आउट ना होने दे, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं थर्मल सब्सटेंस, वुड वगैरह हो गया, राइट। द सब्सटेंस थ्रू विच हीट एनर्जी पास, दे आर कॉल्ड एज डायथर्मल सब्सटेंस, एंड इनका जो ट्रांसमिशन है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब जो है यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है, ऊपर वाले में ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 0 होता है, राइट। सो इट इज नाइदर गुड एब्जॉर्बर नॉर गुड रिफ्लेक्टर। तो जो डायथर्मल सब्सटेंस होते हैं, ना तो ये अच्छे एब्जॉर्बर है, ना तो ये अच्छे रिफ्लेक्टर है, क्योंकि ये अच्छे ट्रांसमीटर है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है बेटा, तो अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स द एंटायर रेडिएट एनर्जी, तो एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर जितनी भी एनर्जी गिरे वो सबको अपने अंदर क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, उसको बोलते हैं आइडल और परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जैसे आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो बेटा, ये जो लाइट है यहाँ पर गिर रही है इसके अंदर, फिगर क्लियर है या नहीं, एक मिनट चेक कर लूं। ओके क्लियर है। तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो यहां पर आप देखोगे कॉनिकल प्रोजेक्शन है, लाइट गिरेगी, ताकि कॉनिकल प्रोजेक्शन इसलिए दिया है कि लाइट गिरे तो आप सीधा ही ना निकल जाए, ठीक है, इस वजह से। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, पहली बात तो जितनी भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस लैम्प ब्लैक कैन बी ट्रीटेड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, याद रखना लैम्प ब्लैक नाम, तो इसको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह एक बार ट्रीट करते हैं। फेरिस परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अभी इसको नाम दिया हमने फेरिस परफेक्ट ब्लैक बॉडी। फेरिस परफेक्ट ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर हैविंग अ टाइनी होल और अपर्चर थ्रू विच रेडिएट हीट एनर्जी कैन एंटर। इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं अभी। ये हमारी फेरी ब्लैक बॉडी है, जो डबल वॉल है, एक छोटा सा अपर्चर, अपर्चर मतलब होता है ओपनिंग जहां से लाइट क्या होगी हमारी अंदर एंटर करेगी। The inner surface of the sphere is coated with the lamp black, तो उसका इनर सरफेस जो है वो लैम्प ब्लैक से कोट किया हुआ है, ताकि वो सारे एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। A heat ray entering the sphere through the aperture suffering multiple reflection and almost complete absorption absorbed inside, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा अंदर ही अंदर और सारा एनर्जी जो है क्या हो जाएगा अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। The aperture behaves like a perfect ब्लैक बॉडी, इवन अपर्चर भी एक ब्लैक बॉडी की तरह ही काम करता है इस केस में। तो अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएट एनर्जी इंसिडेंट अपॉन इट, सो इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए इज यूनिटी। उसने सारा ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा, 1 होता है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, 0 होगा, ये याद रखो। तो 0 कौन होगा, तो R इक्वल्स टू TR equals to 0. Coefficient of reflection, coefficient of transmission is 0, but coefficient of absorption is not equal to 0 in the case of yes perfectly black body। तो यहां पर आपको जो A है वो याद रखना किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यूनिटी, सारा ही एब्जॉर्ब कर लेगा। When a perfectly black body is heated, it emits radiation of all possible wavelength at that temperature। तो किसी भी एक ब्लैक बॉडी को जब आप हीट कर रहे होते हो ना, तो वो बहुत सारी हीट एनर्जी अपने, बहुत सारी मतलब रेडिएशन अपने साथ एमिट करता है, और एवरी पॉसिबल वेवलेंथ का रेडिएशन क्या करेगा, वो एमिट करेगा। वेवलेंथ रेंज ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। तो ये जो वेवलेंथ रेंज है ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मटेरियल ये यूज करोगे तो इतना वेवलेंथ वो एमिट करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे होते हो, वो अपने अंदर से जो है कुछ वेवलेंथ रिलीज करता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ, राइट।
लाइट के फॉर्म में हो सकता है वो। वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो इसका जो वेवलेंथ एमिट करेगा वो उस बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अच्छा पहले यहां पर देखो कुछ PYQ है, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम फॉर फेरिस ब्लैक बॉडी। बेटा अभी हमने पीछे देखा था वही ड्रॉ करना है आपको। एंड नेक्स्ट विल टॉक अबाउट प्रीवोस्ट थियरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। जैसे ये ब्लैक बॉडी है, इंसिडेंट इस पे कुछ हीट इंसिडेंट हो रही है, तो ये कुछ हीट एनर्जी साथ में क्या कर रहा है, एमिट भी कर रहा है। तो ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर एब्जॉर्ब 0 केल्विन, अबाउट 0 केल्विन, राइट। तो 0 केल्विन के ऊपर जो होना चाहिए टेम्परेचर, तो वो रेडिएट थर्मल एनर्जी एंड इट एट द सेम टाइम दे एब्जॉर्ब रेडिएशन रिसीव फ्रॉम द सराउंडिंग। तो कोई भी एक बॉडी 0 केल्विन के ऊपर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और कुछ एनर्जी वो बॉडी रेडिएट भी करेगी। एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। अब किसी बॉडी का एमिसिव पावर क्या होता है, ध्यान सुनना। बेटा ये सब थियरी है, ये पूरा थियरी है। मैं थोड़ा सा फास्ट हूं यहां पर क्योंकि चीजें सिंपल है, आप इसको वन स्ट्रोक में कर सकते हो। द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज द एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये लोग डेफिनेशन समझ जाओगे आप। देखो जो एमिसिव पावर बेटा उसको हम आर से डिफाइन करते हैं। व्हाट इज एमिसिव पावर, वहां पे आर अलग था, ये आर अलग है। Q/80 what is Q? Q is the amount of heat radiated on an object for a unit area and for a time t। तो वही यहां पर बताया, the quantity of heat radiated that is Q per unit area per unit time। तो ये A और T एरिया और टाइम है, is defined as the emissive power of the body given by temperature, given at temperature। so this R is the emissive power। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर वैट पर मीटर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या है अभी देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी, इसको दो नाम दिए, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी बोल सकते हो, एमिसिविटी भी बोल सकते हो, ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस टू द रेशियो टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी और परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। तो मैं जब रेशियो लेता हूं एमिसिव पावर का किसी एक सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, तो इनका जो रेशियो लूंगा वो रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी। फॉर एग्जांपल मैंने उसको E से रिप्रेजेंट किया, दैट इज माय R/RB। तो एमिसिव पावर ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू दिस। तो ये A जो है इक्वल टू A जो है, तो E इक्वल्स टू A दिया हुआ है यहाँ पर। A इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो किसी भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए जो E की वैल्यू होती है वो 1 होती है, वेयर परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए E की वैल्यू जो होती है 0 होती है। तो अगर E की वैल्यू 1 है तो वो इक्वल टू A है, क्योंकि A का वैल्यू भी क्या होता है 1 फॉर अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। कोई भी ऑर्डिनरी जो बॉडी होगी, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए जो E का वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये बात याद रख लो। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी जो E वैल्यू है दैट विल बी लाई बिटवीन 0 to 1। फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी E इज इक्वल टू 1, फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर E इज इक्वल टू 0। चलो भाई आंसर करो कुछ क्वेश्चन का फटाफट। Substances which are highly opaque to a thermal radiation are called as athermalous or diathermalous। So yes, it is called as athermalous substance। Next, state whether the given statement true or false. According to the theory of heat exchange, all the bodies at 0 Kelvin above radiate radiation from the surrounding। That is yes, true। Next, amount of heat radiated by the body does not depend upon the temperature। चलो भाई फटाक से कमेंट में कर लो आंसर। Yes, comment me the answer fast for this। Read the statement। सब लोग, amount of heat radiated by the body does not depend upon its temperature। तो क्या वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, गलत है बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। Very perfect black body does not exist in nature। The answer is true। ऐसा कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम लैम्प ब्लैक का यूज करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट, Kirchhoff's law of heat radiation। Kirchhoff's law of heat radiation, what is it is? At a given temperature, the ratio of emissive power of a coefficient of power to coefficient of absorption of a body is equal to the emissive power of a perfect black body same temperature for all wavelength। मतलब A equal to E प्रूफ करना इन शॉर्ट। A क्या था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, E क्या है हमारा emissive power। So consider an ordinary body A and a perfect body B of identical geometrical shape placed in an enclosed container। The thermal equilibrium both the bodies are at same temperature। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास दो बॉडी है, एक ऑर्डिनरी बॉडी O लिखा है, एक ब्लैक बॉडी है जिसको हमने B लिखा हुआ है। ठीक है, डायग्राम क्लियर है आई होप। यस,
तो हमारे पास एक ऑर्डिनरी बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी है, एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर एनक्लोजर है ये। तो ऑर्डिनरी बॉडी, ब्लैक बॉडी हमारे पास है, राइट। तो हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन किए हैं। लेट आर इज द एमिसिव पावर ऑफ बॉडी ए, बी इज द एमिसिव पावर ऑफ बॉडी बी, राइट। और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी ए जो हमारा ए है, और क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड, हीट इंसिडेंट ऑन द ईच बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज क्यू। क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएट हो रही है और इंसिडेंट हो रही, रेडिएट हो रही है, और क्यू ए इज द क्वांटिटी ऑफ रेडिएटेड हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ओके, तो ये एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, ये एनर्जी जो है क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो कितनी एनर्जी गिर रही है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वो बात हो रही है यहाँ पर। और क्यू ए इज इक्वल टू ए क्यू, वेयर क्यू ए इज व्हाट, यस, जो अभी हमने पढ़ा, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, दैट इज दी, दैट डिपेंड ऑन दी उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाइड बाय कितना हीट उसके ऊपर गिरा। ठीक है, तो कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ डिपेंड करता है किसके ऊपर, कितना उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है मल्टीप्लाइड बाय कितना हीट उसके ऊपर फॉल हो रहा है। As the temperature of the body A and body B remains the same, so quantity of radiation heat absorbed by the body A is equal to quantity of heat emitted by the body A. तो बेटा उसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इसका सीधा मतलब है कि जितना एनर्जी बॉडी ए पे गिर रहा है उतना एनर्जी बॉडी ए से क्या हो रहा है, लूज भी हो रहा है। तो आई कैन से दैट माय क्यू ए, तो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी ए, दैट इज माय क्यू ए या ए क्यू, वेयर ए इज व्हाट, coefficient of absorption, what is Q, how much heat is incident on the body, is equal to R, where what is R, quantity of heat emitted by a body A, right, कितना वो बॉडी जो है एमिट कर रहा है। तो वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी, किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए जो Q होता है वो इक्वल्स टू R भी होता है, दैट इज व्हाट, एमिसिव पावर। तो डिवाइडिंग बोथ, तो मैंने अगर डिवाइड किया दोनों को, इन दोनों को डिवाइड किया, राइट, तो क्यू क्यू कट हो जाएगा, ए मिलेगा मुझे और आर अपॉन आर भी मिलेगा। बट आर अपॉन आर भी क्या होता है, यस, मैंने पढ़ा था, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू नथिंग बट ई, दैट इज इमिसिविटी। तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो हमें जो पता है आर बाय आर बी इज ई, और यहाँ पर ए है तो ए इक्वल्स टू ई हो गया। तो हेंस आई कैन से दैट देयरफॉर जो ए इक्वल्स टू ई है, तो फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ, जो हमारा किरचॉफ्स लॉ है वो क्या हो गया, थ्योरेटिकली यहाँ पर प्रूव हो गया। तो किरचॉफ्स लॉ कहता ही ये है कि एक बॉडी का जितना उसका इमिसिव पावर है उतने उसकी, जिसका उसका एब्जॉर्प्शन पावर है उतने उसकी इमिसिविटी भी है। जितना वो एमिट कर रहा है उतना ही वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो एक ऑर्डिनरी बॉडी जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना एमिट कर रहा है, एक ब्लैक बॉडी भी जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना वो एमिट कर रहा है। वो हमें यहाँ पर कंक्लूड करना था। कुछ PYQ, स्टेट किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, प्रूव किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन थ्योरेटिकली, यू कैन डू ऑल दिस। बैक स्लाइड रिफर कर लो। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा है कुछ, तो इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट यू कैन सी, द ग्राफ इज रेडिएंट पावर वर्सेस वेवलेंथ, राइट। तो रेडिएटेड पावर जो है मतलब कितना पावर रेडिएट हो रहा है डिवाइडेड बाय उसका वेवलेंथ है। और यहाँ पर देखो टेम्परेचर दिया हुआ है, फॉर डिफरेंट टेम्परेचर जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे जो है क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। इवन रेडिएटेड पावर भी क्या है, चेंज होता जा रहा है। स्टेटमेंट क्या गिवन है, scientists studied that energy distribution of black body radiation as a function of wavelength by keeping the source of radiation at different temperature. They measure the radiation power correspond to different wavelength. The measurement were represented graphically in the form of curve showing variation of radiation power per unit area as a function of wavelength different constant temperature. Okay, ठीक है, वही बताया भाई, वेवलेंथ और रेडिएंट पावर का जो कर्व दिया है फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है डिफरेंट जो यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी मिल रही है। बट हाउ टू कैलकुलेट द रेडिएंट एनर्जी, बाय जस्ट बाय टेकिंग एरिया अंडर द कर्व। एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। तो वही ये लोग बोल रहे हैं कि एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप कर्व देखो, पहले इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम जाता है, फिर वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एट अ गिवन टेम्परेचर द रेडिएंट पावर एमिटेड इनिशियली इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन द वेवलेंथ, इंक्रीजेस ऑफ वेवलेंथ एंड reaches its maximum and then decreases। तो देखो बेटा आप यहाँ पर आप कोरिलेट कर पाओगे। तो जैसे ये ग्राफ है, मान लो मैं 4000 केल्विन की बात करता हूँ। तो देखो ये पहले इंक्रीज हुआ, ऐसे ऊपर गया, मैक्सिमम हो गया, और फिर वो जैसे जैसे मैंने वेवलेंथ बढ़ाया तो फिर वो क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, राइट। तो
कुछ इस तरीके से जो हमारा ये ग्राफ है बिहेव कर रहा है। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द ब्लैक बॉडी। तो इसका बेटा ये जो ग्राफ है इसका आप एरिया अंडर कर्व निकालोगे। अब सर एरिया अंडर कर्व कैसे निकलेगा बेटा, वो इंटीग्रेशन से निकलता है। जितने भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे इंटीग्रेशन से एरिया अंडर कर्व निकलेंगे आपके, ठीक है। तो ये वाला कर्व देखो, ये वाला कर्व और दूसरा है, तो इसका जो एरिया अंडर कर्व है वो ज्यादा आएगा। तो आप देख सकते हो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द एरिया अंडर कर्व ऑल्सो इंक्रीजेस। तो मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा उनका जो है क्या होगा, एमिशन या रेडिएशन बढ़ता जाएगा बॉडी का। The peak of the curve shift towards the left, that is the wavelength lambda max decreases with the increase in the temperature. Obviously बात है बेटा, ये देखो पीक जो है वो शिफ्ट होते जा रहा है लेफ्ट की तरफ, है ना। मतलब पीक जो था हमारा, पहले पीक देखो यहां पर था, इस वेवलेंथ पे था, है ना, इस वेवलेंथ पे। फिर पीक यहां आ गया, इस वेवलेंथ पे आ गया, फिर पीक यहां पे आ गया, इस वेवलेंथ पे आ गया। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि पीक हमारा जो है पीछे शिफ्ट होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स जो हमारी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हाई एनर्जी टेम्परेचर करस्पॉन्ड टू ऑल वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो भाई एनर्जी जैसे जैसे बढ़ते जा रही है इसकी वेवलेंथ भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। बट एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन the most intense of these waves have a wavelength of about how much 510 मीटर। तो 300 केल्विन पे जो उसका वेवलेंथ है वो कितना है, 5×10⁶, मतलब 5 माइक्रोमीटर ये इसका वेवलेंथ है, जो कि बहुत बड़ा है वेवलेंथ एक तरीके से। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। The wavelength for which emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to absolute temperature of the black body। तो लोग ये कह रहे हैं कि एक ऐसा वेवलेंथ जिसके लिए एमिसिव पावर किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए ज्यादा हो जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। जैसे मैंने बोला भाई लैम्बडा मैक्स, तो मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। अभी हमने देखा ना भाई, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आपका वेवलेंथ जो है उतना क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो यहां पर क्या है, टेम्परेचर और वेवलेंथ बोथ आर inversely proportional, so with the decrease in the temperature lambda max increases, और lambda max equal to b times of t। तो यहां पर हमने b जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया है और उसी b को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, वेन्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वेन्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू है बेटा 2.897 into 10⁻³ मीटर केल्विन। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए सारा। नेक्स्ट आंसर करिए, क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन सेड दैट A इक्वल टू E, अभी प्रूफ किया था हमने। अकॉर्डिंग टू वेन डिस्प्लेसमेंट लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और लैम्बडा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। कम ऑन, एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। यस, कर सकते इसको आप लोग। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ अभी पीछे किया हमने, स्टेट करना है बस आपको, 1 मार्क 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा, विद फॉर्मूला लिख देना है। एक्सप्लेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। वो जो अभी हमने ग्राफ बना था एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट, वो वाला आपको बताना है यहाँ पर। शो ग्राफिकली रिप्रेजेंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ स्फेरिस ब्लैक बॉडी, सेम वही चीज। ओके, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया भी है डायरेक्टली कैसे करना है, लैम्बडा निकालना है मैक्सिमम, b/t करना है, b भी दिया है, t भी दिया है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट स्टेफन-बोल्ट्जमैन लॉ। So what is Stefan-Boltzmann law? The rate of emission of a radiation energy per unit area of the power radiated। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको समझ लो, यहाँ से जो Stefan-Boltzmann लॉ होता है, तो the rate of emission of radiant energy per unit area or the power radiated per unit area of the perfect black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। तो जो भी एनर्जी रेडिएट हो रही है, इनका कहने का मतलब ये है, जो भी एनर्जी रेडिएट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो कैसे, ये उसका कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन स्टेफन कांस्टेंट का ये सिग्मा से इसको डिफाइन करते हैं। उसकी वैल्यू दी गई है, उसकी एसआई यूनिट दी गई है। डायमेंशन ऑफ स्टेफन कांस्टेंट इज दिस, एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ लॉस इज हाउ मच, यहां पर देखो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे। Suppose that a black body of surface A and absorbed temperature T, absolute temperature T, is kept in cooler surrounding which is at lower absolute temperature T naught। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पर
कि एक ब्लैक बॉडी है जिसका सरफेस ए है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है, उसको हमने कूलर प्लेस पे रख दिया ऐसे सराउंडिंग में जहां पे टेम्परेचर कितना है टी नॉट है। ऑब्वियसली बात है, अभी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट एनर्जी लॉस करेगा, जिसका कम है वो हीट एनर्जी गेन करेगा। तो Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड इन टाइम टी बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो कोई भी एक ब्लैक बॉडी ऑब्वियसली बात है उसको हम ठंडी जगह पे रखेंगे तो उसके अंदर से क्या होगी, हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, और जो उसके अंदर से हीट एनर्जी बाहर निकलेगी बेटा तो उसको हम स्टेफन लॉ से कवन करेंगे, जो कि हमने बताया था कि पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। तो जो भी पावर रेडिएट करेगा पर यूनिट एरिया परफेक्ट ब्लैक बॉडी से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको बस लिख देना है तो पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया दैट इज Q अपॉन, या फिर इसको आप एमिशन ऑफ रेडिएट एनर्जी भी बोल सकते हो, Q अपॉन AT विच इज नथिंग बट योर R। तो दिस Q अपॉन AT जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर से, एंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आप यहाँ पर जो सिग्मा है ये लेते हो, और सिग्मा क्या अपना स्टेफेंस कांस्टेंट है, राइट। सो यस, तो अगर हमने कूलर एरिया का लिया, कूलर एरिया के बेटा आ जाएगा आपको सिग्मा T04, क्योंकि कूलर एरिया का टेम्परेचर कितना है T0 है। तो हेंस तो आपको कितना चेंज मिलेगा टेम्परेचर पे बस वो करना है। तो बस आपको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो बेटा, नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, आप सीधा ही कर दो। कितना हीट एनर्जी जो है हमारा इसका था ब्लैक बॉडी का, और कितना जो है इसका है कूलर का, दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करो, आपका जो सिग्मा T4 माइनस T0 का 4। So if the body is not perfectly black, then the loss of energy per unit area is given by E, where E is the emissive power, क्योंकि E की जो वैल्यू होती है वो जनरली 1 होती है ब्लैक बॉडी के लिए, तो इसलिए ऊपर वाले इक्वेशन में E नहीं है। पर अगर वो ब्लैक बॉडी नहीं है तो E का पावर, E का वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमने पढ़ा है कि अगर वो ऑर्डिनरी बॉडी है तो E का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकता है। ओके, तो बेटा यहां पर हमारा चैप्टर जो है फाइनली हमने कर दिया है एंड इस स्लाइड के साथ। तो यस, बहुत जल्दी हो गया, तो थियरी था, स्लाइड्स मैंने सारे रेडी कर रखे थे आपके लिए। तो आई होप आपको टॉपिक सारा समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बाकी जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू।